नमस्ते। आज हम करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य प्रयोजन और काव्य मूलक। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय है मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र है। संस्कृत में काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? भरत मुनि को। बलदेव उपाध्याय इनका समय दूसरी शती मानते हैं। किनका समय? भरत मुनि का जो समय है वो बलदेव उपाध्याय दूसरी शती का मानते हैं। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। काव्य शब्द है दृश्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक आते हैं, श्रव्य काव्य में गद्य, प्रोज और पद पोएट्री यानी कि कहानी, उपन्यास आदि, कविता आदि हैं और पद में है कविता। काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य शास्त्र किसे कहते हैं? जो संबंधित विविध पक्षों का यानी कि विभिन्न प्रकार के पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं, जिसमें है काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, गुण, दोष आदि का विवेचन किया जाता है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया। ऐसे में काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहा जाने लगा। अभिनव गुप्त ने 4 ग्रंथों की रचना की। 4 ग्रंथों की रचना किसने की थी? अभिनव गुप्त ने। जो इस प्रकार है। मूल ग्रंथ है जिसमें 3 ग्रंथ इन्होंने टीका के रूप में रचित किए और मूल ग्रंथ है नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, काव्य और कौतुक भट्ट तोत का है। टीका है अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन, काव्य कौतुक विवरण। अन्य ग्रंथ है रत्न एवं तत्र शास्त्र का उत्कर्ष दार्शनिक ग्रंथ तत्रालोक है। क्षेमेंद्र के ग्रंथ हैं कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुव्रत तिलक, दशावतार चरित। अभय दीक्षित के ग्रंथ हैं वृत्ति वर्तिक, नंबर 2 है चित्र मीमांसा, तीसरा है कुवलयानंद। तो ये किसके हैं? वृत्तिवर्तक अभय दीक्षित के ग्रंथ। प्रमुख काव्यशास्त्र ग्रंथ और उनसे संबंध जानकारी। नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र ग्रंथ है भरत मुनि का। भरत मुनि ने स्वयं पंचम वेद कहा था। किसे? नाट्यशास्त्र को। इसमें 36 अध्याय हैं तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। तो नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 और श्लोक कितने हैं? 5000। काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया। वाचिक माने बोलना। काव्य अलंकार। काव्य अलंकार ग्रंथ है, यह 6 परिच्छेदों में व्यक्त है। इसके रचयिता है भामा। काव्य अलंकार किसका है? भामा का है और यह रचना जो है 6 परिच्छेदों में व्यक्त ग्रंथ है। काव्य दर्श किसकी है? दंडी की है। इसमें 4 परिच्छेद और लगभग 650 श्लोक है। काव्य अलंकार सूत्र, इसकी रचना सूत्रों में की गई है और सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी जाती है। 5 परिच्छेद और 319 सूत्र हैं। काव्य अलंकार, इसमें 16 अध्याय और 734 श्लोक। रचयिता इसके रुद्रट है। काव्य अलंकार के रुद्रट। ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक में 4 उद्योग को अध्याय भी कहा जाता है और यह कारिका में रचना है। कारिका में रचना है। वक्रोक्ति जीवितम, इसमें 4 उन्मेष है अध्याय कारिका और वृत्ति में रचित है। वक्रोक्ति किसका है? कुंतक का। 10 रूपक धनंजय की रचना है। 4 प्रकाश है एवं 300 कारिकाएं हैं। व्यक्ति विवेक में 3 अध्याय हैं। काव्य प्रकाश में मम्मट का है। 10 उल्लास और अध्याय, उल्लासों को अध्याय भी कहते हैं। चंद्रालोक 10 मयूख अध्याय और 35 अनुष्ठभ श्लोक अलंकार ग्रंथ है। साहित्य दर्पण 10 परिच्छेद है। ये विश्वनाथ इसके लेखक हैं। प्रताप रुद्र सोभूषण, इसमें 9 प्रकरणों में है। एकावली काव्य प्रकाश की शैली पर रचित ग्रंथ है। तो एकावली किस पर रचित है? काव्य प्रकाश की शैली पर रचित ग्रंथ है। अभिनव भारती, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन, ये चारों ग्रंथ नाट्यशास्त्र से संबंध रखते हैं। अब है संप्रदाय। संप्रदाय प्रवर्तक और संबंधित आचार्य। रस संप्रदाय के प्रवर्तक है भरत मुनि, अलंकार के भामा, रीति के वामन, ध्वनि के आनंदवर्धन, वक्रोक्ति के कुंतक, औचित्य के क्षेमेंद्र। जो संबंधित आचार्य हैं, रस से संबंधित आचार्य और कौन कौन है? भट्ट लोलट है, शंकु, भट्ट नायक, रामचंद्र, गुणचंद्र, शारदा तन्य, विश्वनाथ।
अलंकार के संबंधित आचार्य हैं दंडी, उद्भट और रुद्रट। भामा तो है ही, भामा के अलावा भी और आचार्य संबंधित है अलंकार से, दंडी, उद्भट और रुद्रट। ध्वनि से संबंधित है अभिनव गुप्त, मम्मट, रुयक, विद्याधर और जगन्नाथ। ध्वनि विरोधी विद्वान कौन से? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो प्रतिहारेंदुराज, कुंतक, भटनायक, धनंजय, महिम भट्ट, ये जो है पांचों लेखक हैं, ये ध्वनि विरोधी विद्वान है, लेखक हैं। अलंकार विरोधी विद्वान में आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि हैं। रीति विरोधी में विद्वान है कुंतक। काव्य की परिभाषा ही काव्य लक्षण है। अब यहाँ पे क्या है? काव्य लक्षण से संबंधित है। आचार्यों ने 3 आधारों पर काव्य लक्षण को विभाजित किया है: शब्द और अर्थ द्वारा, केवल शब्द द्वारा, रस और ध्वनि द्वारा। नंबर 1 शब्द और अर्थ द्वारा, नंबर 2 केवल शब्द द्वारा, नंबर 3 है रस और ध्वनि द्वारा। काव्य लक्षण और आचार्य: शब्दार्थों सहित काव्यम गदम पचम पदम च तदिथा, यह काव्य लक्षण की पंक्ति है भामा की। शरीरम तवाष्टि तार्थ व्यंजना पदावली, दंडे की। काव्य शब्द गुना अलंकार संस्कृत शब्दार्थ्यो वर्तते, वामन। ननु शब्दार्थो काव्यम, रुद्रट का है। शब्दार्थ शरीरम तात काव्यम, आनंदवर्धन। स हृदय हृदय हलादिस शब्दार्थ यत में काव्य लक्षणम, ये दोनों पंक्तियां किसकी है? आनंदवर्धन की है। गुणवद अलंकृत अच वाक्य में काव्यम, शब्दार्थ यार्थ वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये दोनों पंक्तियां हैं राजशेखर की। शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार सारणी, बंदे व्यवस्थो काव्यम तदित हा कारणी, किसकी यह दोनों पंक्तियां हैं? कुंतक की। निर्दोषम गुणन काव्यमलंकारे अलंकृतम, रसान्वितम कविम कुर्वन् कृति प्रीतिचम विदन्ति, ये दोनों पंक्तियां भोजराज की। तद दोषो शब्दार्थो सगुण मन अलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट की पंक्तियां हैं। काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदल अलंकृति, क्षेमेंद्र की पंक्ति है। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषित, स्फुटि रीति सोपेतम काव्यम कुर्वत कृत्य, वाग्भट की पंक्तियां हैं। अदोषो सगुना सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, हेमचंद की पंक्तियां हैं। निर्दोषो लक्षणवती शरीरति गुणम भूषणाम, सालंकार रसानेक वृत्ति वाक्य काव्यम नाम वाक्य, जयदेव की। यही विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, समुद्रबंध। वाक्यम रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ। शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ पुस्तक काव्यम, विद्याधर। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, जगन्नाथ। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट इनसे में पूछी जाती है, वेरी इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाने वाली पंक्तियां। अब है काव्य हेतु। हेतु का तात्पर्य कारण से है। काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य के सृजन के लिए किन तत्वों का होना जरूरी है, यह बताया गया है। काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में समझा जा सकता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो काव्य की काव्य रचना में सहायक होते हैं। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि जिन काव्य की रचनाओं में हेतु का प्रयोग करते हैं वे किसमें सहायक होती है? काव्य रचना में। काव्य रचना में सहायक होने वाले को हेतु कहते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं को माना गया है। कौन कौन से? प्रथम है प्रतिभा, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। 1, 2 और 3, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रोस्तता आचार्य काव्य हेतु। भामा ने किसे काव्य हेतु माना है? प्रतिभा को। दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को। रुद्रट और कुंतक ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को माना है। वामन ने लोक, विद्या, प्रकीर्ण को माना है। जयदेव मूल प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और सहायक को माना है। मम्मट ने शक्ति, निपुणता, अभ्यास। हेमचंद ने केवल प्रतिभा को माना है और जगन्नाथ ने भी केवल प्रतिभा को माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये।
भामा काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभात, अर्थात किसी किसी प्रतिभाशाली में ही काव्य कभी कभी स्फुरित होता है। दंडी नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतु च बहु निर्मलम अमदाश्चाभि योगास्य कारणम काव्य संपदम। वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। तो काव्यांग शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया था? वामन ने। करते हुए कहा लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांग। वामन ने प्रकीर्ण के अंतर्गत 6 तत्वों को सम्मिलित किया। ये 6 तत्व कौन कौन से हैं प्रकीर्ण के अंतर्गत? किन? नंबर 1 लक्ष्यता काव्य परिचय, अभियोग काव्य रचना का अभ्यास, विरध सेवा गुरुमैथ, अवेक्षण उचित शब्द का प्रयोग, प्रतिमन प्रतिभा, अवधान चित्त की एकाग्रता यानी कि मन की एकाग्रता। रुद्र तिर्यमिदम व्याप्रियते शक्ति व्यतुपतिर अभ्यासम। रुद्रट के अनुसार प्रतिभा से कवि शब्दार्थ सामर्थ्य प्राप्त करता है और व्युत्पत्ति से काव्य को दोष मुक्त और अलंकार आदि काव्य तत्वों से उसे समृद्ध करता है। जयदेव के अनुसार श्रुत व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य हेतु हैं। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त करता है। जगन्नाथ तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, कवि में रहने वाली प्रतिभा ही केवल काव्य का कारण है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्रा काव्य दिवेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतु स्तुंदु भवे। काव्य प्रकाश मम्मट की पंक्तियां। शक्ति लोक शास्त्र और काव्य आदि के अवेक्षण द्वारा अर्जित निपुणता अर्थात व्युत्पत्ति और काव्यज्ञों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास ही काव्य हेतु है। ये साथ में इसकी हिंदी की भी व्याख्या दी गई है इसकी संस्कृत की। पर्शन पद नव्यार्थ युक्त्योद्बोध विद्यायनी स्फुरंती सत्कर्वे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? वाग्भट की। प्रतिभा अथवा शक्ति को शाब्दिक महत्व दिया जाता है। वो कह रहे प्रतिभा से अधिक जो शक्ति है किसको महत्व दिया गया? प्रतिभा और शक्ति में तो शक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। इसके संदर्भ में आचार्यों के मत निम्नलिखित है। जैसे कवि वलस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम, यानी कि प्रतिभा बीज रूप है कविता का, जो शब्दों के समूह को अर्थों के समुदाय को अलंकारों एवं उक्तियों को तथा अन्य साधारण रूप में काव्य सामग्री को हृदय के भीतर पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिभा। ये किसने कहा है? राजशेखर ने। प्रज्ञा नमोन में सालनी प्रतिभा मता। ये पंक्तियां किसकी है? भट्टोत की है। अर्थ अथवा वर्ण्य विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है। नए नए विषयों की क्या करती है? रूप में प्रकट करती है नए नए तरीके से। प्रतिका अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा प्रतिभा है। ये कौन मानते हैं? अभिनव गुप्त। प्राक्त नादतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति। ये कुंतक की पंक्तियां हैं। पूर्व और वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा है। ये मानते हैं कुंतक। शक्ति कवित्व बीज रूप और संस्कार विशेष। शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है, अर्थात कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी शक्ति ही है। ये मम्मट मानते हैं कि कवित्व का जो बीज रूप है वो क्या है? प्रतिभा है और ये एक संस्कार के रूप में है। सा प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति। ये पंक्ति ये कौन मानते हैं? जगन्नाथ। काव्य रचना के अनुकूल ही शब्दार्थों की उपस्थिति और सृजन क्षमता ही प्रतिभा है। किसके अनुकूल? काव्य के अनुकूल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्यात किया है। यही क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में किस कवि ने व्याख्यात किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा के भेद इस प्रकार किए हैं। रुद्रट ने सहजा के रूप में और उत्पदा दो माने। सहजा पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा है, यानी कि पूर्व जन्म के बारे में जो हमें प्रतिभा और संस्कार मिले हैं उसका परिणाम है। तथा उत्पदा से तात्पर्य है इस जन्म में अर्जित प्रतिभा, यानी कि सहजा का मतलब हो गया पूर्व जन्म से और उत्पदा का हो गया जो हमने इस जन्म में अपनी प्रतिभा अर्जित की है। राजशेखर मानते हैं कार्यत्री और भावत्री दो तरह की।
कारित्री का संबंध कवि से और भावित्री का संबंध सहृदय पाठक से। तो कारित्री का संबंध किससे माना है? कवि से। भावित्री का संबंध किससे माना? सहृदय पाठक से। राजशेखर ने सहजा, आहार्य, उपदेश की प्रतिभा की दृष्टि से कवियों को 3 प्रकार दिए हैं। नंबर 1 सारस, अभ्यासिक और औपदेशिक। किसने दिए ये? राजशेखर ने। इन्होंने बुद्धि के 3 भेद माने, स्मृति, मति और प्रज्ञा। किसने बुद्धि के 3 भेद माने? राजशेखर ने। यह हेमचंद ने सहजा और औषधि को 2 को माना है। यह रुद्रट द्वारा किए गए भेद का ही रूप है। सहजा जन्म से संबंधित तत्व, औषधि का संबंध श्रम से है, मेहनत से है। औषधि का संबंध किससे है? श्रम। श्रम माने मेहनत। व्युत्पत्ति, विभिन्न कार्यों, शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। यानी कि जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के शास्त्र है, लोक व्यवहार है, उनसे जो प्राप्त किया गया ज्ञान को हम क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति कहते हैं। उनसे उत्पन्न होने वाले ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। इसी से इसका अर्थ बहुविज्ञता भी लिया जाता है। राजशेखर के अनुसार उचित अनुचित विवेको व्युत्पत्ति। उचित और अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। यानी कि गलत और सही, उचित और अनुचित का जो हम गलत और उचित का जो विवेक होता है उसकी व्युत्पत्ति है। राजशेखर ने इसे स्पष्ट परिभाषित किया है कि निरंतर प्रयास करते रहना ही हमारा अभ्यास है। अभ्यास से अभिप्राय क्या है? भी कोई भी हम पढ़ रहे, जब तक हमसे बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो वो हमें नहीं आएगा। 1-2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? उसे भूल जाएंगे, और अभ्यास करते रहेंगे तो वो हमारे क्या होगा? अच्छे से तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। आचार्य मंगल ने इसे काव्य का मूल हेतु माना है। तो आचार्य मंगल ने किसे माना अभ्यास को? काव्य का मूल हेतु। पाश्चात्य काव्य हेतु अरस्तु और होरेस, इन्होंने अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कांट और हीगेल ने सौंदर्य प्रेम, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण। फ्राइड का है अभियुक्त काम की प्रेरणा। एडलर का है मनुष्य जब व्यवहारिक जीवन में अपने प्रभुत्व को स्थापित नहीं कर पाता तो उसके मन में ही हीन भावना उत्पन्न होती है। इस प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ से है प्रयोजन, काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य होता है। काव्य रचना के उद्देश्य अर्थात उसे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहते हैं। यानी कि प्रयोजन का अर्थ क्या हो गया? उद्देश्य। कि हमारा उद्देश्य क्या है? हमें अपना नेट जेआरएफ क्लियर करना है, ये हमारा उद्देश्य हो। लेकिन नेट जेआरएफ से जो हमें लाभ मिलेगा वो क्या हो गया? काव्य प्रयोजन। जो उससे लाभ होने वाला प्राप्त है उसे क्या कहते हैं? काव्य प्रयोजन। संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन भरत मुनि धर्म, यश, आयु साधक, हितकर, बुद्धिवर्धक, लोक उपदेश, एक स्थान पर इन्होंने पीड़ित मनुष्य को विश्रांति करना भी काव्य का प्रयोजन माना है। किसने? भरत मुनि ने। भामा ने पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को क्या माना? काव्य प्रयोजन। कीर्ति, प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान। दंडी ने काव्य प्रयोजन अज्ञानांधकार को नष्ट करके ज्ञान ज्योति का प्रसार करना है। यानी कि अंधकार को नष्ट करना है और ज्ञान की ज्योति का प्रसार करना है, लोक व्युत्पत्ति के अंतर्गत आता है। दंडी। वामन कीर्ति और प्रीति। रुद्रट ने पुरुषार्थ चतुष्टय यानी कि 4 पुरुषार्थ मानते हैं, काम, अर्थ, मोक्ष, धर्म। कीर्ति अनर्थ का समन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति। आनंदवर्धन ने विनय उन्मुखीकरण और प्रीति को माना। अभिनव गुप्त ने पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और जया सम्मति उपदेश, आनंद प्राप्ति और यश को माना है काव्य प्रयोजन। कुंतक पुरुषार्थ चतुष्टय ये भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को व्यवहार, ज्ञान और परमार्थ और अंतश्च चमत्कार में विश्वास करते हैं। महिमभट्ट रस में सदुपदेश और प्रमाद। भोजराज का कृति और प्रीति। मम्मट ने काव्य यशस्यर्थ कृत्य व्यवहार विदेशिवेतर छते संग पर निर्वृत्य कांता समित तयो उपदेश युजे। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, शिवेतर रोगनाश, परमानंद की प्राप्ति, रसास्वाद और कांता समस्ति स्त्री की तरह कोमल उपदेश। हिंदी कवियों के विद्वानों के अनुसार काव्य प्रयोजन। कबीरदास तुम जिन जानो गीत है निज ब्रह्म विचार।
जायसी मानते हैं ओमन जानी कवित अस्कीने मकु यह रहे जगत में चीने धनी सोई जस कृति जासु फूल मरे पे मरे न बासु। ये हिंदी से संबंधित का जो कवि हैं उन्होंने काव्य प्रवचन को इस प्रकार माना है। हीन भावना से युक्त होने के लिए वह काव्य रचना या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों करने में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार काव्य रचना के मूल में हीनता ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति कार्य करती है अर्थात अहम की स्थापना करती है। हीगल मानव का जन्मजात सौंदर्य प्रेम आत्म प्रदर्शन और अनुकरण की प्रवृत्ति साहित्य सर्जन की मूल प्रेरणा है। युग का है जीवने इच्छा। तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन में कौन सी पंक्ति है? कृति भनीति भूति बलि सोई सुर सरी सब कर हित होई स्वार्थ सुखाय भी माना था किंतु सबका हित करने वाला। यह नेट 2011 में भी ये पूछा गया है। कुलपति मिर्च ने जस संपत्ति आनंद अति दुतीरन डारे खोई होत कविते चतुरई जगत राम बस होई। ये की पंक्तियां किसकी है? कुलपति मिर्च की। देव की है। देव की पंक्तियां हैं रहत घर ने वर धाम धन तरवर सरवर कूप जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रूप रस रूप। सोमनाथ की कीर्ति वित विनोद अरु अति मंगल को देती करे भलो उपदेश नित व कवित चित चेती। भिखारी दास की हैं एक लहे तब पूंजे के फल जो तुलसी अरु सूर गोसाई एक लहे बहु संपत्ति केशव भूषण जो बरवीर बढ़ाई एकन को जसई सो प्रयोजन है रस खानी रहीम की नाई दास कवितन की चर्चा बुद्धि बदन को सुख दे सब ठाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है आनंद की अनुभूति और लोकहित की भावना को काव्य प्रयोजन मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति। हरिओद का है आनंदभूति। मैथिली शरण गुप्त का है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। है जिस कविता का काम लोकहित करना सद्भावों से मनुज मात्र का भरना पहले तो कांता सदृश हृदय का हरना फिर प्रकटित करना विमल ज्ञान का झरना अर्पित हो मेरा मनुज काय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। रामचंद्र शुक्ल का काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षण करके उनके साथ मनुष्य का हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन करना है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। दूसरा कविता के संबंध ब्रह्मा की व्यक्त सत्ता है यानी कि जो कविता का संबंध है वो ब्रह्मा की व्यक्त सत्ता है। चारों ओर फैले हुए गोचर जगत से है जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है और काव्य इस अव्यक्ति की अभिव्यक्ति। जयशंकर प्रसाद मनोरंजन और शिक्षा को मानते हैं। सुमित्रा नंदन का है स्वार्थ सुखाय और लोक हिताय। महादेवी वर्मा का है मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानव कल्याण करना। नंदू दुलारे वाजपेयी का आत्मानुभूति। डॉक्टर नगेन का आत्माभिव्यक्ति। बाबू गुलाब राय का है आत्मविस्तार। महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। यूरोप में हानिकारणी धार्मिक रूढ़ियों की उद्घाटन साहित्य ने ही किया जातीय स्वतंत्रता के बीच उसी ने बोए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी जी आगे लिखते हैं पोप की प्रभुता को किसने कम किया? फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन उन्नयन किसने किया? पदाक्रांत इटली का मस्तक किसने ऊंचा उठाया? साहित्य ने साहित्य ने साहित्य ने। ये किसके लिए हैं? द्विवेदी जी के। मैथिली सन गुप्त ने रीतिवाद विरोधी अभियान में हिस्सा लिया और जगन्नाथ प्रसाद भानु की पुस्तक काव्य प्रभाकर के मई 1912 अंक में आलोचना की। पाश्चात्य काव्य प्रयोजन। पाश्चात्य काव्य प्रयोजन को लेकर चिंतकों की 3 श्रेणियां हैं निर्धारित की गई। नंबर 1 कला के लिए ये एक परिभाषा दी गई है कि कला के लिए कौन कौन लेखक मानते हैं? होमर लोजाइनस सिलर और स्विनबर्ग। ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रैडले इसके समर्थक रहे कि कला के लिए है। दूसरा है कला जीवन के लिए है तो इसके समर्थक हैं कला जीवन के लिए प्लेटो है रस्किन है टोल्स्टॉय आदि इसके समर्थक थे। इन्हें लोक मंगलवादी भी कहा जाता है। समन्वयवादी में है कुछ ऐसे चिंतक भी रहे जो काव्य का प्रयोजन जीवन और आनंद दोनों को मानने के समर्थक थे। अरस्तु होरेस ड्राइडन कोलरिज वर्ड्सवर्थ मैथ्यू अर्नोल्ड और आई रिचर्ड इसे मानने वाले चिंतक हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।